आज हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है ऑब्स एंड गायनी के अंदर, जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, तो इसी के बारे में बात करते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं कि अगर जो प्रेगनेंसी है बिफोर प्रेगनेंसी रिलेट किया हमने। प्रेगनेंसी इज ए फिजियोलॉजिकल हाइपरवोलेमिक स्टेट है। फिजियोलॉजिकल हाइपरवोलेमिक स्टेट मीन्स कि अगर हम प्रेगनेंसी को देखें तो प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकली हाइपरवोलीमिया मीन इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम के जो ब्लड वॉल्यूम है, जो प्लाज्मा वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम है, जो फ्लूइड की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए, उसको बोलते हैं हाइपरवोलीमिया। तो प्रेगनेंसी क्या है, इसे फिजियोलॉजिकली हाइपरवोलेमिक स्टेट है। मतलब कि नॉर्मली प्रेगनेंटी अगर सपोज करते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी है, उसके अंदर एक ब्लड की वॉल्यूम, उसकी प्लाज्मा की वॉल्यूम, उसके फ्लूइड की वॉल्यूम 4 से 5 लीटर मान के चलते हैं। एग्जांपल लिया हमने कि ये किसके नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर, NON नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। इसी तरीके से अगर वही फीमेल एक प्रेग्नेंट हो जाए तो उसके अंदर 7 से 8 मान लीजिए आप, एग्जाम्पल के तौर पर लिया, अभी एक्यूरेट नहीं बता पाए, तो उसी के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर वो 6 से 8 चलेगा। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ के ब्लड वॉल्यूम में और यहाँ के ब्लड वॉल्यूम में इजाफा हो गया, इंक्रीज हो गया, इसी को हमने बोला हाइपरवोलेमिया। इसी तरीके से जो प्रेगनेंसी है एक फिजियोलॉजिकली हाइपरवोलेमिक स्टेट है, मतलब कि ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल से ज़्यादा होता है अगर प्रेगनेंसी के कंपेरिजन करें एक प्रेग्नेंट लेडी का और एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। बट दूसरी कंडीशन क्या देखने को मिलती है, दूसरी कंडीशन देखने को ये मिलती है कि वो एक फिजियोलॉजिकल हाइपरवोलेमिक स्टेट है, मतलब कि ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज होती है, फ्लूइड की वॉल्यूम इंक्रीज होती है। बट दूसरी सतह पे क्या होता है, इसमें इंक्रीज, ये क्या है, प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपोटेंशन। बट अगर हम दूसरी सतह पे देखें कि जो प्रेगनेंसी है वो एक फिजियोलॉजिकल हाइपोटेंशन भी स्टेट है। हमने दो चीज़ कंडीशन कर दी यहाँ पर, एक हाइपरवोलेमिया और एक हाइपोटेंशन। फिजियोलॉजिकल हाइपरवोलेमिया भी बोलते हैं प्रेगनेंसी को ही, और फिजियोलॉजिकल हाइपोटेंशन भी बोलते हैं प्रेगनेंसी को ही। अब आप कंफ्यूज होगे कि अगर हाइपरवोलेमिया है तो हाइपोटेंशन की बजाय हाइपरटेंशन होना चाहिए, क्योंकि ब्लड की वॉल्यूम, फ्लूइड की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। बट इस कंडीशन में हमने बोला कि वो हाइपोटेंशन स्टेट है, फिजियोलॉजिकल हाइपोटेंशन है। इसका रेशनल क्या है, यो हाइपोटेंशन क्यों है, ये भाई हाइपरटेंशन क्यों नहीं है, तो इसका रेशनल ये है, इसका जो रेशनल ये है कि हाइपोटेंशन क्यों है, उसका ये है कि इसमें क्या होता है, ड्यू टू HPL एंड प्रोजेस्टेरोन, इसके कारण जो क्या होता है, ड्यू टू HPL एंड प्रोजेस्टेरोन के कारण जो इसके कारण क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है SVR एंड PVR। SVR रिलेटेड सिस्टमेटिक वस्कुलर रेसिस्टेंस, एंड PVR मीन पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस। ये दो ड्यू टू HPL एंड ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन एंड HPL के कारण डिक्रीज हो जाता है सिस्टमेटिक वस्कुलर रेसिस्टेंस एंड पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस। HPL का मतलब होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन।
ह्यूमन लिख देता हूँ, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये क्या है? HPL के कारण और प्रोजेस्टेरोन के कारण जो सिस्टमेटिक वस्कुलर रेसिस्टेंस होता है एंड पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस होता है, वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो इसी तरीके से सो प्रेगनेंसी इज ए फिजियोलॉजिकल हाइपोटेंशन। तो इसी कारण जो क्या नाम प्रेगनेंसी होती है वो एक हाइपोटेंशन स्टेट भी होती है, ठीक। किसके कारण? HPL के कारण और प्रोजेस्टेरोन के कारण। इसके कारण जो सिस्टमेटिक वस्कुलर रेसिस्टेंट होता है और पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंट होते हैं वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर वही डिक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हाइपोटेंशन हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, ये एक ब्लड वेसल्स है, यहाँ को अगर हम ब्लड सप्लाई करें इस तरीके से, ये ब्लड जा रहा है, ये रेड में लेंगे हम ब्लड, कहाँ जाएगा ब्लड? ये रहा, ये ब्लड जा रहा है, ठीक, ये ब्लड जा रहा है इसके अंदर। अगर ये पूरा इसको मतलब प्रेशर से क्रिएट करेगा, ये ग्रीन कलर में है, ये हमने ब्लड वेसल्स बताई, और ये रेड है, ये हमने ब्लड बनाया। जब इससे बिल्कुल अटैच हो गया चलेगा तो प्रेशर ज़्यादा है तो हाइपरवोलीमिया है। बट उसके अंदर क्या है? हाइपोटेंशन देखने को मिला। हाइपोटेंशन देखने को मिला तो जो ये है सिस्टमेटिक वस्कुलर रेसिस्टेंट होता है और पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंट होता है, ये क्या हो जाता है? ये डिक्रीज हो जाता है। तो इसी कारण उसको क्या देखने को मिला? इसी कारण हाइपोटेंशन होता है, क्योंकि सिस्टमेटिक वस्कुलर रेसिस्टेंट और पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंट डिक्रीज होता है HPL और प्रोजेस्टेरोन के कारण। इसीलिए इसको तो बोलते हैं दूसरा फिजियोलॉजिकली हाइपोटेंशन। दो चीज़ आपको क्लियर होगी कि फिजियोलॉजिकल हाइपोटेंशन ही बोलते हैं और फिजियोलॉजिकल हाइपरवोलीमिया बोलते हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी टर्म क्या है कि तीसरी टर्म ये दी गई है, थर्ड टर्म के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी RBC रेड ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और कितना हो जाता है? 20 to 30% इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर और नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर बात करते हैं। बट नॉट कंपेयर टू प्लाज्मा। तो प्लाज्मा से कंपेयर नहीं करता। जो प्लाज्मा इंक्रीज हो जाता है वो कितना होता है? 40 to 50% इंक्रीज हो जाता है। सो क्या होता है? सो हीमोडायलिसिस, क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और RBC की मात्रा कम इंक्रीज होगी। RBC 20 to 30% इंक्रीज होता है बट प्लाज्मा 40 to 50% इंक्रीज होता है। सो हीमोडाइलेशन होता है। सो इसी कारण प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। तो इसी तरीके से उसके अंदर एनीमिया होता है। और एनीमिया कौन सा होता है? फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। और जो एनीमिया फिजियोलॉजिकल होता है वो भी कौन सा एनीमिया होता है? उस एनीमिया को बोलते हैं, जो मोस्ट कॉमन एनीमिया देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन एनीमिया इन प्रेगनेंसी के अंदर वो फिजियोलॉजिकल होता है। वो कौन सा होता है? वो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक। ये क्या है? ये है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। और एनीमिया कौन सा होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है किस चीज़ के अंदर? एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। इसी तरीके से बहुत चीज़ देखने को मिलते हैं। हमने बताया एक कंडीशन और होती है फिजियोलॉजिकली क्या, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। इसी तरीके से एक तीसरी चीज़ है, इसको बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन।
सिंड्रोम, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम देखने को मिल जाता है कभी कभी एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम कब देखने को मिलता है? ड्यू टू प्रेग्नेंट लेडी लाई इन ए सुपाइन पोजिशन, and dextrorotation of यूट्रस। सो क्या हो जाता है? डेक्स्ट्रोरोटेशन ऑफ यूट्रस के कारण कंप्रेस हो जाता है इन्फीरियर वेना कावा। सो जिसके कारण रिजल्ट देखने को मिलता है डिक्रीज क्या देखने को मिलता है? डिक्रीज वीनस रिटर्न। सो वीनस रिटर्न देखने को मिलता है। सो वीनस रिटर्न देखने को, जो वीनस रिटर्न होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जो अगर वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाए तो फिर उसके जो मतलब क्लासिकल सिम्टम देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर, वो क्या क्या देखने को मिलते हैं? वो देखने को मिलते हैं हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। वीनस रिटर्न डिक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली हाइपोटेंशन हो गया, हाइपोटेंशन हो जाता है, पाल्पिटेशन हो जाता है, हाइपोटेंशन, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस एंड अदर इज ए सिनकोप। ये 4 सिम्टम देखने को मिलते हैं अगर किसी का भी वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाता है कंप्रेशन ऑफ द इन्फीरियर वेना का कारण, क्योंकि सुपाइन पोजीशन में लेटी। एग्जांपल लेते हैं, ये एक मदर है, अगर इन मदर को हम सुपाइन पोजीशन में लुटा देते हैं तो इसको क्या हो जाता है? कंप्रेशन हो जाता है इन्फीरियर वेना कावा। क्यों कंप्रेशन हुई? क्योंकि सुपाइन पोजीशन में लेटी एंड डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ द यूट्रस हुआ। सुपाइन पोजीशन में लेटने के बाद डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ द यूट्रस के बाद कंप्रेशन हो जाती है इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा कंप्रेस हो गई तो जो वीनस रिटर्न होता है वो डिक्रीज हो जाता है। वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक हाइपोटेंशन हो जाएगा, पाल्पिटेशन हो जाएगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगा और सिनकोप हो जाएगा। तो ये सिम्टम देखने को मिलते हैं अगर किसी को भी क्या देखने को मिलेगा? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। अब सिनकोप का मतलब क्या होता है? अगर हम सिनकोप का मतलब बताएं कि सिनकोप क्या होता है, सिनकोप का एक छोटी सी बात में मीनिंग है सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि आपको डिलीरियम है। डिलीरियम डिमेंशिया में आपने पढ़ा होगा कि सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, दिस इज नॉट सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, दिस इज नॉट डिलीरियम। और डिमेंशिया के बहुत लंबे समय के बाद हमारे जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी मेमोरी है, वो लॉस हो जाए। सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस उसको बोलते हैं सिनकोप। और उसमें होता है सडन लॉस ऑफ, उसमें क्या होता है जो डिलीरियम डिमेंशिया, सडन लॉस ऑफ मेमोरी, कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं अचानक से। जिस तरीके से मैं आपसे पूछने लगूँ कि आपका नाम क्या, अपने पापा का नाम क्या, आपकी मम्मी का नाम क्या, तो आप एकदम ऑटोमेटिक भूल जाए, उसी को बोलते हैं डिलीरियम। और डिमेंशिया, आपने कोई चीज़ 20 साल बाद या 10 साल बाद किसी चीज़ को भूले तो उसी को बोलते हैं डिमेंशिया। सो अगर किसी को भी सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम है तो उसका मैनेजमेंट भी करेंगे, क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो किसी चीज़ का भी ऑटोमेटिक मर जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। क्या अवॉइड करेंगे? सुपाइन पोजीशन, क्योंकि सुपाइन पोजीशन के कारण ही कंप्रेशन हुई इन्फीरियर वेना कावा, इसी कारण वीनस रिटर्न डिक्रीज हो, इसी कारण उसको ये सिम्टम देखने को मिले। तो अवॉइड सुपाइन पोजीशन, जो सुपाइन पोजीशन है उसको क्या करना है? अवॉइड करना है। और जो बेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करेगा, अगर सुपाइन पोजीशन अवॉइड करते तो जो बेस्ट पोजीशन होती है वो कौन सी होती है? जो बेस्ट पोजीशन देनी है एक फीमेल को वो कौन सी देती है? लेफ्ट लेटरल पोजीशन। उसको हम कौन सी पोजीशन देंगे? उसको हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से हम कुछ एक चेंजेस देखने को बात करते हैं कि एक चेंजेस होता है
किस चीज़ के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो चीज़ आपने देखी होगी, अगर एक बार एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए, अगर वो एक पैरा हो जाए, तो ब्रेस्ट, अगर एक बार उसने किसी बेबी को जन्म दे दिया, तो ब्रेस्ट एंड एक्सटर्नल ओएस, एक्सटर्नल ओएस, ओएस का मतलब होता है ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ सर्विक्स, ब्रेस्ट एंड एक्सटर्नल ओस ऑफ सर्विक्स नेवर रिवर्ट बैक इन नल्लीपेरा। नल्लीपेरा का मतलब होता है कि जो एक भी बार प्रेग्नेंट ना हुई हो, जो एक भी बार जिसने बच्चा न दिया हो, बेबी ना दिया हो, प्रेग्नेंट ना हुई हो, अगर किसी का ब्रेस्ट एंड एक्सटर्नल ओएस, मतलब एक बार अगर माँ प्रेग्नेंट हो गई, उसने बेबी को जन्म दे दिया, ब्रेस्ट और एक्सटर्नल ओएस कभी भी उसका रिवर्ट बैक नहीं होगा एक नल्लीपेरा स्टेट में। अगर एक बार उसने बेबी को जन्म दे दिया, तो दोबारा वो उसी पोजीशन में नहीं जा पाएगा जिस पोजीशन में वो एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का था, ब्रेस्ट एंड एक्सटर्नल ओएस। इसी तरीके से बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिले ब्रेस्ट के अंदर ही। जिस तरीके से ब्रेस्ट के अंदर एक चेंजेस देखने को मिलता है, कौन सा, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। फर्स्टली क्या होता है, सबसे पहले ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट ही देखने को मिलता है। ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट में क्या देखने को मिलता है, जो ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है वो 6 to 8 वीक होता है, 6 to 8 वीक ऑफ गेस्टेशन के 6 से 8 वीक के बीच होता है वो जो होता है। और क्या देखने को मिलता है, प्रिकिंग, स्टिकिंग, फुलनेस, प्रिकिंग, स्टिकिंग, फुलनेस, ये देखने को मिलता है। ये ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है। इसी तरीके से जो ब्रेस्ट होता है वो किस चीज़ से डेवलप होता है, एक्टोडर्म से डेवलप होता है ब्रेस्ट। और ब्रेस्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट को बोलते हैं मॉडिफाइबल, ब्रेस्ट इज ए मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। जो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है वो एक ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट इज ए मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ठीक, जो अब बात करते हैं ब्रेस्ट के बारे में, जिस तरीके से जो डार्क कलर लाइन अराउंड निप्पल के आसपास, निप्पल के अराउंड द निप्पल के अराउंड एक डार्क ब्लैक कलर की डार्क लाइन होती है, उसी को बोलते हैं एरियोला, एरियोला। ठीक, और एक चेंजेस क्या देखने को मिलता है ब्रेस्ट के अंदर ही, कलर बदल जाए। ठीक, ये हमने क्या बताया, एट 6 to 8 वीक ऑफ गेस्टेशन। अब बात करते हैं एट 12 वीक ऑफ गेस्टेशन। 12 वीक ऑफ गेस्टेशन क्या होता है, येलो थिक स्कैंटी, बहुत कम सीक्रेशन फ्रॉम ब्रेस्ट से येलो थिक स्कैंडी सिक्रेशन क्या देखने को मिलता है, BREAST, ब्रेस्ट से निकलते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, ये येलो थिक एड मोर सिक्रेशन एट 16 वीक of gestation। which become, इसमें हमने क्या बताया आपको कि जो ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस देखने को मिले कि 6 to 8 वीक ऑफ गेस्टेशन पे जो ब्रेस्ट के अंदर डिस्कम्फर्ट आता है, प्रिकिंग, स्टिकिंग, फुलनेस देखने को मिलते हैं। और जो ब्रेस्ट होता है वो एक्टोडर्म से बोलता है, उसको मॉडिफाइबल स्वेट ग्लैंड बोलते हैं ब्रेस्ट को। ब्रेस्ट का जो निप्पल है, निप्पल के जो अराउंड है वो डार्क कलर लाइन होती है जिसको बोलते हैं एरियोला। इसी तरीके से एट 12 वीक ऑफ गेस्टेशन पे येलो थिक स्कैंडी सिक्रेशन निकलते हैं ब्रेस्ट से एट 12 वीक ऑफ गेस्टेशन। बट
विच बिकम येलो थिक मोर सिक्रेशन। ये क्या है, स्कैंटी मतलब बहुत कम और मोर का मतलब बहुत ज़्यादा सिक्रेशन। तो अगर स्कैंटी देखने को मिलते हैं सिक्रेशन फ्रॉम द ब्रेस्ट वो 12 वीक पे निकलते हैं, और मोर सिक्रेशन देखने को मिलता है वो 16 वीक ऑफ गेस्टेशन पे निकलते हैं, जिसको बोलते हैं कन्फर्मेटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। इसी को बोलते हैं, अगर इसके अंदर ये सिक्रेशन येलो थिक वगैरह सिक्रेशन देखने को मिले हैं 16 वो गेस्टेशन पे, उसको बोलते हैं कन्फर्मेटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी का एक कन्फर्मेटिव साइन है। एक ने बताया कन्फर्मेटिव, प्रोबेबल और भाई एक और होता है, 3 साइन देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से जो कन्फर्मेटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी है वो क्या है, ब्रेस्ट से येलो थिक मोर सिक्रेशन निकलता है 16 वीक ऑफ गेस्टेशन पे। तो हम बता सकते हैं कि जो एक लेडी है, जो लेडी है जो प्रेग्नेंट हो चुकी, कन्फर्मेटिव साइन होता है वो प्रेगनेंसी का। ठीक, अदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, हमने बताया ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से स्किन के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब स्किन के अंदर कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं? फर्स्ट जो स्किन के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है उसको बोलते हैं लाइना निग्रा एंड ब्लैक लाइन। लाइना निग्रा एंड ब्लैक लाइन, ये क्या होता है? ये स्किन के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। डार्क ब्राउन पिगमेंटेड लाइन इन वर्टिकल फैशन फ्रॉम जिफॉइड स्टर्नम टू सिम्फाइसिस प्यूबिस। एग्जाम्पल लेते हैं, ये जीफोइड स्टर्नम बना दिया और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस बना दिया। तो यहाँ पर एक डार्क ब्राउन पिगमेंटेड लाइन वर्टिकल फैशन में देखने को मिलते हैं। इस फैशन में सीधी नहीं खींच रही लाइन, वर्टिकल फैशन में देखने को मिलती है। ठीक, ये क्या देखने को मिलता है? स्किन पे देखने को मिलता है। इसी साइन को बोलते हैं लाइना निग्रा या ब्लैक लाइन। और ये कब देखने को मिलते हैं? 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। 20 वीक ऑफ गेस्टेशन पे ये चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक, अब ये ब्लैक लाइन मतलब क्यों देखने को मिली, इसका भी तो कुछ रैशनल होना चाहिए ना कि भाई ये ब्लैक लाइन क्यों आई बॉडी के अंदर। बिकॉज इसका रैशनल ये है, ड्यू टू इंक्रीज मेलानिन सिक्रेशन फ्रॉम प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है वो मेलानिन का सिक्रेशन करता है, तो मेलानिन का सिक्रेशन इंक्रीज होने के कारण ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा भी सिक्रेट करता है मेलानिन। तो इसी कारण मेलानिन का ज़्यादा सिक्रेशन हो जाएगा, तो बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर सिम्फाइसिस प्यूबिस, जीफोइड स्टर्नम से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस एक डार्क ब्राउन पिगमेंटेड लाइन देखने को मिलती है वर्टिकल फैशन में। उसी को बोलते हैं लाइना निग्रा एंड ब्लैक लाइन। ये 20 वीक ऑफ गेस्टेशन पे देखने को मिलती है। ठीक, अदर दूसरा जो हम बात करते हैं किस चीज़ के अंदर ही, दूसरा जो है स्किन के अंदर चेंजेस है वो है कौन सा? स्टीरिया ग्रेविडम एंड प्रेगनेंसी स्टाइल मेयर। इसको बोलते हैं तीसरा पिंक लाइन। ठीक, ये भी चीज़ देखने को मिलते हैं। और ये भी कब देखने को मिलेगी? ये भी 20 वीक ऑफ गेस्टेशन पे देखने को मिलेगी। ठीक, ये इसमें क्या होगा, उसमें डार्क ब्राउन कलर थी, इसमें थे पिंक लाइनिंग ऑन लोअर एब्डोमिनल रीजन, लोअर एब्डोमिनल रीजन इन हॉरिजॉन्टल
जेंटल फैशन, इसी को बोलते हैं कोल्ड स्ट्रिया ग्रेविडम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि स्ट्रिया ग्रेविडम क्या होता है। ये पिंक लाइन होती है, और जो दूसरा बताया था वो बताया था लाइना निग्रा, ये डार्क ब्राउन कलर की होती है। वो भी 20 वीक ऑफ गेस्टेशन पे देखने को मिलते हैं, और ये भी 20 वीक ऑफ गेस्टेशन पे देखने को मिलते हैं। बट इसके अंदर क्या चीज़ है, ये इसका रेशनल क्यों है, क्यों डिक्रीज, क्योंकि इंक्रीज हो जाता है क्या, मेलानिन, क्योंकि मेलानिन इंक्रीज होता है कहाँ से, प्लेसेंटा से। और अगर कोई आदमी मैटरनल ओबिसिटी का, अगर माँ कोई मदर है वो ओबिसिटी है, ज़्यादा मतलब ओबेस है, तो उसके कारण भी देखने को मिलता है बॉडी के अंदर। अगर किसी आदमी को कुशन सिंड्रोम है, किसी लेडी को कुशन सिंड्रोम है, उसके अंदर भी मेलानिन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ें उसके अंदर भी देखने को मिल जाती है। आफ्टर डिलीवरी के बाद हमने बताया कि 20 वीक ऑफ गेस्टेशन में देखने को मिलते हैं। आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी स्टीरिया ग्रेविडम, स्टीरिया ग्रेविडम ये क्या होता है, ये पिंक कलर का होता है ना, पिंक कलर का, ये चेंजेज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के अंदर, कन्वर्ट किस चीज़ के अंदर होएगा, तो इसके अंदर करते हैं इसको कन्वर्ट वाइट कलर के अंदर। ये हमने क्या होता कि ये पिंक कलर का होता है और कन्वर्ट हो जाता है इन द वाइट कलर, वाइट कलर के अंदर, पिंक से वाइट कलर बन गया आफ्टर डिलीवरी के बाद। तो इसी को बोलते हैं स्टीरिया एल्बिकन्स, स्टीरिया एल्बिकन्स। ठीक, अब अगर जो ये है स्टीरिया ग्रेविडम में पिंक कलर है, इसका जो मैनेजमेंट हम करते हैं वो किस तरीके करते हैं, ऑयल मसाज कर देते हैं, उसकी ऑयल से मसाज करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके कारण भी मतलब कि उसका ट्रीटमेंट ही है, या इसको विटामिन ए की थेरेपी देते हैं, विटामिन ए थेरेपी, विटामिन ए दे देते हैं, उसके कारण ये चीज़ें मैनेज हो जाती है। स्टीरिया ग्रेविडम जो पिंक कलर का होता है, आफ्टर डिलीवरी के बाद ये वाइट में बदल जाता है, जिसको बोलते हैं स्टीरिया एल्बिकन्स। अदर इज़े जो तीसरी कंडीशन देखने को मिली, वे कंडीशन क्या है, हमने आपको दो कंडीशन बताई किस चीज़ के अंदर, स्किन के अंदर। तीसरी है क्लोस्मा, ये हमारी एक मैम थी, उनके अंदर भी था क्लोस्मा, जिसको बोलते हैं मलास्मा, या उसी को बोलते हैं हम बटरफ्लाई मास, ये इसी को बोलते हैं हम प्रेगनेंसी मास। इसके 4 नाम हैं, प्रेगनेंसी मास्क, बटरफ्लाई मास्क होता है चेहरे पे जो क्रिस भी लगाते थे, मास्क, क्रिस मूवी में आपने देखा होगा, क्रिस मूवी उसमें देखते थे, तो उसको बोलते हैं क्लोस्मा, CHOL, क्लोस्मा, उसी को बोलते हैं हम क्लोस्मा, CHLOSMA, क्लोस्मा, जिसको बोलते हैं मलास्मा, जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई मास्क, जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी मास्क। ये क्या है, ये भी एक बला है। इसमें क्या है, स्किन बाय वुड लंप एग्जामिनेशन, जब हम वुड लंप एग्जामिनेशन करते हैं स्किन का, तो हम क्या देखते हैं स्किन का, अगर हम कोई भी स्किन का एग्जामिनेशन करते हैं तो ये चीज़ देखने को मिलती है, ये क्या देखने को मिलता है स्किन के अंदर, ऑन द स्किन ऑफ फेस। इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है डार्क ब्राउन पिगमेंटेशन ऑफ स्किन ऑन फेस, या फोरहेड पे, या नोज के ऊपर, या चिक के ऊपर। सो
डार्क ब्राउन पिगमेंटेशन ऑन स्किन, फेस, फोरहेड और नोज एंड चिक, ये देखने को मिलते हैं। और जो इसकी शेप होती है, शेप किस तरीके की होती है इसकी जो शेप होती है वो कौन देते हैं, बटरफ्लाई शेप होती है। शेप इज बटरफ्लाई शेप। कब देखने को मिलता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 24 वीक ऑफ गेस्टेशन। 24 वीक ऑफ गेस्टेशन में ये चीज़ देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर भी जब भी कोई चीज़ डार्क ब्राउन देखने को मिलती है, डार्क कलर होता है, ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन। मेलाटोनिन उसको बोलते हैं मेलानिन। मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का जो मेलानिन है प्लेसेंटा सीक्रेट होता है। ठीक, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोस्मा बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई शेप बोलते हैं। बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई मास्क, उन्हीं कंडीशन को हम ये चीज़ें देखने को मिलती है। एक किसके अंदर, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, जो भी प्रेग्नेंट है आफ्टर द प्रेग्नेंट, आफ्टर कंसीव के बाद। ये हमने किस चीज़ के अंदर देखी, ये हमने देखी स्किन के अंदर चीज़ें देखने को मिले। ठीक, इसी तरीके से हम तीसरी चीज़ क्या बात करते हैं, इसी तरीके से डेट बच चुका है ब्रदर। इसी तरीके से कुछ वेट के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वेट भी गेन होता है। वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन होता है। वेट गेन का भी कुछ फंडा है। फंडा मतलब है कि भाई इतना वेट गेन बच्चे का होएगा, इतना वेट गेन माँ का होएगा। जो मैटरनल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो माँ वेट गेन करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो कितना करती है, नॉर्मली 11 to 16 kg। अगर एक ही वर्ड में पूछे आपसे तो 12 kg वेट गेन इंक्रीज करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक फीमेल। अब इसी तरीके से जो वेट गेन होता है अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना होएगा, सेकंड ट्राइमेस्टर में कितना होएगा एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना होएगा। ठीक, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट गेन होता है वो वेट गेन होता है ओनली 1 kg। 5 kg होता है सेकंड में और 5 kg होता है थर्ड में। तो हमने बताया कि 12, पर एग्जैक्ट तो 11 है। हमने बताया 11 से 16 होता है। तो इसी तरीके से अगर एग्जैक्ट इन सबका रेशनल लगा के देखा कि भाई किसी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर 12 kg हो रहा है, किसी के 14 kg हो रहा है, किसी के 15 हो रहा है, किसी के 11 हो रहा है, किसी के 16 हो रहा है, तो इसी तरीके से उसका एक रेशो निकालता है। तो हमने एग्जैक्ट बता दिया 14 kg। तो इसी तरीके से पहला फर्स्ट kg होता है 11 kg मान लो आप इसको। फर्स्ट होता है फर्स्ट मतलब ट्राइमेस्टर में होता है 1 kg फर्स्ट kg, सेकंड में होता है 5 kg, थर्ड में होता है 5 kg। जो मैक्सिमम वेट गेन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मैक्सिमम वेट गेन क्वेश्चन आ जाता है कि कभी कभी कौन से ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा वेट गेन होता है। मैक्सिमम वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैक्सिमम वेट गेन ड्यूरिंग विच ट्राइमेस्टर, या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा जो वेट गेन होता है वो कौन से में होता है, वो होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर सबसे ज़्यादा वेट गेन होता है। और एक दूसरा थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या है, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ही मैक्सिमम फीटल ग्रोथ होती है। मैक्सिमम फीटल ग्रोथ भी थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ही होती है।
नॉर्मली जो वेट गेन होता है ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, कि अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में चली गई माँ तो नॉर्मली कितना वेट होएगा गेन एक मंथ के अंदर, तो 2 kg पर मंथ, 2 kg पर मंथ इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान। अगर ड्यूरिंग मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, ड्यूरिंग इन थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो वेट गेन होता है 2 kg पर मंथ होता है। अगर वेट गेन 2 kg से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, या 2 kg से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसमें क्या करते हैं, अगर ज़्यादा हो जाए, सपोज करते हैं मोर देन 2 kg पर मंथ, तो वो इंडिकेट करता है, किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इंडिकेट PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। अगर इससे ज़्यादा वेट गेन हो जाए इन थर्ड ट्राइमेस्टर में, 2 मंथ से ज़्यादा, 1 महीने में 2 kg का वेट गेन होना चाहिए, उससे ज़्यादा होता है तो PIH को इंडिकेट करता है। और अगर लेस हो जाए, लेस देन 2 kg पर मंथ, 2 kg नहीं, लेस देन 0.5 kg, लेस देन 0.5 kg, तो इंडिकेट करता है, किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये भी तो इंडिकेट करेगा किसी को ना किसी का, ये इंडिकेट करता है किस चीज़ को, IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक। और इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन का मोस्ट कॉमन कोज क्या है कि बच्चे का वेट मतलब जो फीटल का वेट है वो लेस कब करेगा, कौन सी कंडीशन में करेगा, उसका भी कोई रिस्क फैक्टर होना चाहिए। उसका रिस्क फैक्टर है कि अगर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हुई तो माँ क्या करती थी, स्मोकिंग करती थी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ स्मोकिंग करती है तो उस कारण उसका जो वेट है वो 0.5 kg से पर मंथ से कम डेवलप होगा, मतलब 0.5 kg से कम गेन करेगा। तो इसी कारण उसको बोलते हैं, वो इंडिकेट करता है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ये क्या करता है, ये ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर देखने को मिलता है। इसी तरीके से बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमने बताया कि हम एक कंडीशन और लेते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैलोरी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। चेंजेस वगैरह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैलोरी डिमांड इज इंक्रीज, कैलोरी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। और कैलोरी कितनी देते हैं, फिर उसके अंदर कितनी इंक्रीज करते हैं, 300 किलो कैलोरी पर डे, इतनी कैलोरी हम क्या कर देते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरीके से अगर लैक्टेशन की बात करते हैं, ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब क्या है, अगर माँ बच्चों को जब दूध पिलाती है, सो कैलोरी डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीज, कैलोरी डिमांड इज ऑल्सो, कैलोरी डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीज। और कैलोरी डिमांड ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगी तो कितनी कर देंगे, 550 किलो कैलोरी पर डे। ये हम उसकी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 300 कैलोरी और ड्यूरिंग द लैक्टेशन 550 ग्राम इंक्रीज कर देंगे। ठीक, ये होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। इसी तरीके से कि हमने बहुत सारे चेंजेस पढ़े कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कौन से चेंजेस देखने को मिले। पानी पीते हुए भी तो हमने बताया, आपको ये बताया कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है और प्लाज्मा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है और RBC की मात्रा भी इंक्रीज हो जाती है। बट बहुत चीज़ें ऐसी है जो डिक्रीज हो जाती है, जिस तरीके से हीमोग्लोबिन है वो डिक्रीज हो जाता है। बट जो वाइट ब्लड सेल्स है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। प्लेटलेट के काउंट भी स्लाइटली इंक्रीज हो जाते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं कार्डियक के अंदर ही।
सो ये हमने बताया आपको कार्डियक के अंदर और किसके अंदर, स्किन के अंदर। तो इसमें आपको समझ आ गया होगा ये कि आपको कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले। सो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप हमको बताना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे और अलग चेंजेस, एंडोक्राइन क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहीं पर हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। और आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमको बताना, और आपकी कोई भी क्वेरी हो, मतलब कि भाई किसी टॉपिक पर भी आप चाहते हो कि हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप हमको कमेंट बॉक्स के अंदर आप हमको बता देना।